अब जरा खामोशी, रिक्वायरमेंट में जाएं और सबसे पहले ये चेक करें कि उसने पूछा क्या। मेन रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को मीट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, सवाल है आपके पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड on June 30th 16 in accordance with requirement of IAS. Borrowing cost calculation should be based on the number of month. ये वैसे भी नंबर ऑफ मंथ हम करते हैं अगर वो नाम भी कहता तो। यहाँ पर आप देखें तो क्या एसेट की कॉस्ट पूछी है या सिर्फ उसने पूछा बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड और किस डेट की? जून 16। ये सास कॉमन सेंस भी इस्तेमाल किया करे थोड़ी बहुत, ताकि आपको सवाल गलती के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ऑन अगस्त SIL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है आपको एक डेट बता दी और किसकी बता दी? कंस्ट्रक्शन शुरू करने की। एंड कंप्लीटेड इट ऑन 31st May 2016। The payment was made to the contractor were as follow। फर्स्ट पेमेंट कर रहा है 1 सितंबर को, 1 दिसंबर को, 1 फेब को और 1 जून को। फौरन इसको देखकर आपने कंट्रोल से बाहर नहीं हो जाना। ये पेमेंट जरूरी नहीं कि यही वाली पहली पेमेंट है। अगर आप कोई परमिट फी देते हो, कोई कमिटमेंट फी देते हो या कोई भी इस एक्टिविटी की पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट मानी जाएगी। आप समझ रहे हो ना? 1 अगस्त को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, पेमेंट सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर वाली पेमेंट नहीं देखनी। हाँ, अगर कोई और पेमेंट नहीं है फिर यही पेमेंट है। आगे देखते हैं। इन एडिशन टू द अबव SIL पेड 8 million on 1st August obtaining permit allowing the construction of the building। ये भी तो एक पेमेंट की डेट है, ये भी तो हम कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो डेट फिर ये मानी जाएगी। पेमेंट 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, 1 सितंबर को भी पेमेंट हुई है, 1 अगस्त को भी पेमेंट हुई है, तो पेमेंट कौन सी डेट मानी जाएगी? 1 अगस्त। द प्रोजेक्टर वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्स। 1 अगस्त को आपने लोन लिया, हो गई तीनों डेट। पेमेंट की डेट भी 1 अगस्त, कंस्ट्रक्शन शुरू करने की डेट भी 1 अगस्त और लोन लेने की डेट भी 1 अगस्त। अगर ये 1 अगस्त ना होता तो फिर 1 सितंबर वाली डेट मानी जाती। फिर वो कहता है कि आपने एक मीडियम टर्म 25 मिलियन लोन लिया है स्पेसिफिकली for the construction of the building। the loan carried markup 12% per annum semi annually। इस सेमी एनुअली का ताल्लुक सिर्फ कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के साथ होता है, हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। A commitment fee 0.5% of the amount of loan was charged by the bank। अच्छा, 8 मिलियन जो अमाउंट ऊपर वाली गिवन है, क्या ये बोरोइंग कॉस्ट है या सीरत? ये जो ऊपर वाला 8 मिलियन 1 अगस्त को है, ये बोरोइंग कॉस्ट है या नहीं? ईमान, साहिर, ये बोरोइंग कॉस्ट है या नहीं? ये बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। बोरोइंग कॉस्ट होता है ना उधार लेने पे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये तो उधार ही नहीं है, ये तो परमिट फी है। अच्छा, 8 मिलियन क्या एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड होगा? एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड होगा, बोरोइंग कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट 8% पर एनम। और on 1st Feb 2016 SIL paid the 6 monthly interest plus 5 million towards the principal। बस ये एक नई चीज है, अभी तक आई कैप ने, ये है तो पास्ट पेपर का सवाल, तब ये FA2 के अंदर होता था टॉपिक, तब ये सवाल आया था पेपर। उसके बाद अभी तक ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ। आपके लेवल पे आएगा तो बड़ा आसान होके आएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा। मुश्किल तो ये भी नहीं है, डेट में मुश्किल थी वो उसने निकाल दी है, आपको आसान करके सवाल दे दिया। तो कहता है सरप्लस फंड आपने 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया। 1 फेब 2016 को 6 महीने बाद आपने एक पेमेंट करनी थी, आपने कर दी 5 मिलियन की। इंटरेस्ट भी पे किया प्लस
पहले जमाने में जो हमने सवाल किए हैं उसमें कभी इंटरेस्ट की पेमेंट की बात नहीं हुई थी। इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट की बात भी हो रही है और प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट की बात भी हो रही है। अच्छा, एक और बात भी सुनिएगा, ये जो पेमेंट का चक्कर है ना, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक बोरिंग में होता है। जनरल बोरिंग तो रनिंग फाइनेंस होता है, वो तो आ भी रहे होते हैं, पैसे जा भी रहे होते हैं, उसके अंदर ये चीजें कंसीडर नहीं करते। उसके बाद लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, जनरल बोरिंग लोन, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी 28 मिलियन एट द रेट ऑफ 13%। द एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 25 मिलियन। ये पता है 25 मिलियन क्या चीज है? वो जो हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं आउटस्टैंडिंग लोन फाइंड करते, उसने आउटस्टैंडिंग लोन खुद फाइंड करके दे दिया। तो 13% 28 के ऊपर अप्लाई करेंगे या 25 के ऊपर? 25%, 25 के ऊपर। रनिंग फाइनेंस मिलियन, अदर फैसिलिटी है बैंक बी से 25 मिलियन, 20% है उसका इंटरेस्ट और 20 मिलियन आउटस्टैंडिंग लोन। कहता है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, फाइंड करें। देखिए, अगर सिर्फ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड है ना, उसका एक जबरदस्त फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में चले जाएंगे, नाम लिखेंगे SIL, फिर लिखेंगे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। मुझे बताओ टाइम क्या है? 30 जून 16 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। दो कॉलम बना लेते हैं, एक कॉलम से भी काम चल जाएगा आपका। दो कॉलम बनाने तो दो कॉलम बना लो, वरना एक से भी काम चल जाएगा। अगर दो बोरोइंग है ना तो दो कॉलम बना लेना, एक बोरोइंग है तो एक कॉलम बना लेना। जी, सबसे पहले लिखें स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। हाँ जी, कमिटमेंट फी कितनी है? कमिटमेंट फी 0.5%। 25 मिलियन लॉ ले रहे हो, 25 मिलियन को अपना 1000 में कर लो, 25,000 कर लो, 25,000 कर लो, रुपीज एंड 1000 कर लो। हाँ जी, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5%। आप लिखेंगे 0.5 और 7% का साइन लिखेंगे। इस तरह से आपकी गलती के चांसेस नहीं होंगे। 125। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट। आपने लोन कब लिया था? 1 अगस्त को। अगस्त का महीना 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और पहला, 6 महीने गुजरे, आपने 5 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट वापस कर दी। आपका लोन था 25 मिलियन, आप 25 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट देना चाह रहे थे अप टू जब तक एसेट पूरा ना हो जाए, लेकिन 1 फेब को तो आप 5 मिलियन वापस कर रहे हो। तो क्या जो 5 मिलियन वापस किया फिर भी पूरे 25 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट देते रहोगे? 6 महीने का 25 मिलियन के ऊपर आएगा, बट 1 फेब के बाद अगले जो 4 महीने बनते हैं या 5 महीने बनते हैं उसके ऊपर 20 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। आप देखिए, हमने पेमेंट किया, 2 इंटरेस्ट भी पे कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दी, लेकिन यहां से इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, यहां से सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होगी। देखिए, ये कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने अभी थोड़ी देर बाद एक गुस्ताखी कहने की कि कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करो, अच्छा लगेगा आपको। अगर किसी बंदे ने इस बात पे पक्का हुआ कि सर ने कहा था कि कैपिटलाइजेशन से लेकर एसेट के कंप्लीट होने तक सारा स्पेसिफिक इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, मैं अभी भी यही कहता हूं, लेकिन ये भी तो देखना है कि लोन कितना रहा है हमारे पास। आपने लोन लिया हुआ है 25 मिलियन, लेकिन ये 25 मिलियन कब तक रहा? 1 फेब तक। नहीं यकीन आता तो दोबारा एक दफा पढ़ के देखें, ये क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 फेब 2016 SIL पेड द 6 मंथली इंटरेस्ट भी प्लस 5 मिलियन टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट।
तो हम क्या करें, अभी तो उसकी मेहरबानी उसने अलग अलग कर दिया, वो ये कह देता कि 5 मिलियन के अंदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे किया है, तो फिर 6 महीनों का इंटरेस्ट लेकर माइनस करना था 5 मिलियन, फिर अमाउंट माइनस करनी थी। हो सकता है आपके पेपर के लिए उसने ये कॉन्सेप्ट रख लिया। तो 25 मिलियन का इंटरेस्ट क्या आएगा, 25 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 5 मिलियन में से माइनस कर देते, फिर माइनस करते। लेकिन आप पूरा 5 मिलियन माइनस करना है, माइनस ये पहले तो इसके ऊपर लगाया ना, रेट क्या है, कितना बना इंटरेस्ट, 300, 1500। अब उसके बाद इसमें से 5000 आपने वापस पे कर दिया, आपके जिम्मे कितना लोन रह गया, मल्टीप्लाई बाय 12%, चौथा 5, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, क्योंकि पांचवे के एंड पे खत्म हो गया सिर्फ, मल्टीप्लाई बाय 6/4/12, इतनी अमाउंट आ गई। ये आपका बनता है इंटरेस्ट। इसमें कोई परेशानी है तो बताएं। ओके है सब, इतना इंटरेस्ट बनेगा 6 महीनों का, स्पेसिफिक इंटरेस्ट हमारा आ गया 2300। इसमें से लेस हमने क्या करना है, टेम्परेरी इनकम, वर्किंग नंबर 2। अब ऐसा कहते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, ये बड़ा सबसे पूरे सवाल के अंदर अगर कोई अच्छी चीज नजर आई है ना वो यही है, लेकिन ये चीज मुश्किल नहीं है, मजे की है, थोड़ा सा फोकस मांग रही है ना। वर्किंग नंबर 2, प्रैक्टिकली सोचना है, आपके पैसे जब तक आपकी पॉकेट में है ना आपको इंटरेस्ट देंगे, समझिए अकाउंट को छोड़ दें, अकाउंट दूर दूर वाली बात है, आपके पास पैसे हैं, जब तक आपके पास फिजिकली पैसे मौजूद हैं ना, वो पैसे आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, पेमेंट होती जाएगी तो माइनस होते जाएंगे। आप खुद सोचिए, आप 1, 8, 20, 15, आपके पास 25 मिलियन का लोन आपने लिया था, ऐसा ही है। अब फौरन सोचो, क्या इसी दिन आपने कोई पेमेंट की, अगर कोई पेमेंट करेंगे तो इसमें से ही करेंगे और कोई सोर्स ही नहीं है हमारे पास, अगर कोई पेमेंट करेंगे तो किस में से करेंगे, जो सोर्स अवेलेबल है। आपके पास 25 मिलियन का लोन पड़ा हुआ, आपने जैसे ही आपको पैसे मिले आपने 8000 परमिट फी पे कर दी, और 125 है ना वो जो कमिटमेंट फी है, क्या कोई और भी पेमेंट की 1 अगस्त को, सवाल पढ़ के देख लो, सवाल पढ़ के देख लो, बुक है ना आपके सामने, देखिए 1 अगस्त की सारी पेमेंट देख लो, एक ये 0.5 और एक ये 8 मिलियन, कॉन्ट्रैक्टर तो हम 1 सितंबर को पे कर रहे हैं, तो मेरे भाई इसको माइनस करो, कितनी अमाउंट आ गई, 1875, रेट क्या है सरप्लस का, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। आप कहोगे सर 1/12 क्यों, क्योंकि 1 सितंबर को फिर पेमेंट आ गई है, 1 सितंबर को फिर पेमेंट आ गई है, तो आप यहां पर लिख लिया करें 1950 ऐसे, ताकि आपको पता चल जाए टाइम कितना बने, कितना इंटरेस्ट आ गया 112। फिर क्लास बाउंड्री की तरह चलना है जी, 1915 से लेकर अगली पेमेंट की डेट बताएं कितना, अगली पेमेंट की डेट क्या है जी, 1 दिसंबर, 1/12/15, कितनी पेमेंट की है 10,000। आपके पास कितने पैसे बाकी बच गए, 6875 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय टाइम काउंट करें, अगर सस्पेंशन आएगा तो माइनस करेंगे, इसमें सस्पेंशन है नहीं, 3/12 कितना 137.5।
उसके बाद 1, 12, 15 से नेक्स्ट डेट बताएं क्या है? 1, 2, 16। कितनी पेमेंट की? 15,000। अगर हम 15,000 पे कर रहे हैं तो ये तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है 1 दिसंबर से हमारी जनरल बोरोइंग स्टार्ट हो गई। 1 दिसंबर से ये पेमेंट की डेट्स हैं। 1 दिसंबर को हम 15,000 पे करना था। क्या आपके पास 15,000 मौजूद था? नहीं था। आपके पास तो 6,875 रुपए पड़े थे। पेमेंट आपने की 15,000 से। कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट बच गई? नेगेटिव में कितना बैलेंस आ रहा है? 8। ये पेमेंट कहां से की होगी? जनरल बोरिंग से की होगी। इससे आगे जनरल बोरिंग शुरू कर देते, लेकिन ये हमारा काम हो चुका, पहले वो पूरा कर ले। कितना आ गया? कितना? 250। तो 250 वहां जाकर माइनस कर देते। ये जो जमान आपको 4 घंटे खपाता रहा है, ये सवाल खत्म होने जा रहा है। पहले कमिटमेंट फी लिखी है, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा है, वो 6 महीने का डिफरेंस था। इंटरेस्ट इनकम की वर्किंग कर ली, 250 आ गई है। स्पेसिफिक बोरिंग आपकी खत्म हो गई। करे जरा इसका नेट करके उधर लिख लेते हैं 2175। ये हमारी स्पेसिफिक बोरिंग। उसके बाद हेडिंग दे जनरल बोरिंग कॉस्ट। जनरल बोरिंग कॉस्ट वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं और जरा उसकी वर्किंग करते हैं। सारा कुछ तो हो गया हमारा। वर्किंग नंबर 3 जनरल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। अच्छा, 1 दिसंबर से ही काम शुरू हो गया था। 1 दिसंबर 1 to 16 लास्ट वाली डेट पिक कर लेंगे। हमने कितना जनरल बोरिंग से पे किया था? ये बात समझ लगी? ओ भाई 6875 टोटल हमारे पास पड़े थे, 15,000 पे किया था हमने। जो एक्स्ट्रा पेमेंट करने की वो कहां से करेंगे? ओके की बात। हाँ जी, जनरल बोरिंग में आ जाए जरा। पहले वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट भी तो फाइंड करना है। चलो वो उधर ही कर लेते हैं, यहां पर ही। ये आपके पास पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 25 का 13% लो। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 13%, या 25 मल्टीप्लाई 13 कर लो। कितना? 3250 प्लस 20,000 का 20% डिवाइडेड बाय 25,000 प्लस 20,000। तो यही तरीका सब सीखा है ना हमने। ऊपर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, नीचे आउटस्टैंडिंग लोन फॉर द ईयर। 16.11%। 16.11% मल्टीप्लाइड बाय 16.11% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना बनता है? टाइम कितना बनता है? 1 दिसंबर का और 1 जनवरी का 2/12। कितना आगे जनरल बोर्ड? 21,815। अब आए जरा ध्यान से जरा देखें। 1 to 16 से अगली पेमेंट की डेट बताएं। 1 to 16 से अगली पेमेंट क्या? एक मिनट, वो तो करना है ना। 1 फेब से अगली डेट क्या बनती है? 1 जून, मतलब 31 मई तक लेंगे। 31 मई 16। जो जो पेमेंट हुई है वो बताएं जरा। एक पेमेंट कितनी हुई? कॉन्ट्रैक्टर को पे किया 12,000। 12,000 कॉन्ट्रैक्टर को पे किया, 5,000 लोन की पेमेंट की, 1,500 उसके इंटरेस्ट की पेमेंट की। जाकर देख लें। उसने कहा इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन पे किया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा हमें ऊपर कितना बनता है?
6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता था? 1500, वो भी पे किया, 5000 प्रिंसिपल अमाउंट भी पे की, और 12000 हमने पे किया कॉन्ट्रैक्टर को। मैंने क्या कहा, जितनी भी पेमेंट करेंगे इनमें से ही करेंगे जो अवेलेबल है। पेमेंट ओके हुई, 12000 कॉन्ट्रैक्टर को, 5000 स्पेसिफिक लोन की इंस्टॉलमेंट पे की, उसका इंटरेस्ट भी 6 महीने का पे किया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1500। ये टोटल पेमेंट की है हमने, तो हमारी टोटल कर्ज कितना हो गया? 8125 प्लस 12000 प्लस 5000 प्लस 1500, 26625 मल्टीप्लाइड बाय 16.11% मल्टीप्लाइड बाय टाइम काउंट करें 4/12, 1429.76, ये आपके पास जर्नल बोरिंग आ गई, क्योंकि 31 मई आ गया खत्म। ये थी जर्नल बोरिंग आपकी। 218 प्लस करें कितना बन रहा है? 164748 कर दो, 1648 कर देते हैं, 1648 खत्म हो गया सवाल आपका, यही सवाल था। 1648, और ये टोटल अमाउंट आ गई जो आपने कैपिटलाइज करनी है, 13 2 7 1 8 और 382। इसकी प्रेजेंटेशन भी देखें। अच्छा, ये सवाल कोई भी मुश्किल नहीं होता, ये बात आपको पता नहीं किस दिन समझ लगनी है, जल्दी समझ लग जाए तो बेहतर है। पेपर अब आ गए हैं, अब टाइम ज्यादा नहीं लगा सकते समझने, जो जो वो बताता जाता है अपने रूल्स के हिसाब से करते जाए। हमें लगी ये सवाल आप लोग डर गए थे कि इन्होंने इतना टाइम लगाया था, इसमें दो चीजें, एक ट्रिकी नहीं थी, लिखा हुआ था, उससे तो कोई अजम्पशन भी नहीं लेनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे है, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों ने घर जाकर सॉल्यूशन देखे बगैर दोबारा करना, क्योंकि अब तैयारी करनी है हमने। अब वो चीजें हमें याद तब होंगी जब एक चीज की हुई दोबारा करेंगे, तो वो चीजें हमें फिर सही याद होगी, पहली दफा नहीं। कोई नया काम करने इसकी बजाय पिछला काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं पहले। कर लिया था, पूरा हल नहीं किया था, या पूरा आप लोगों ने हल किया घर जाकर? समझ लग गई है? ना करवाऊं ये? फिर भी अगर आपको कोई बात, क्योंकि इसके अंदर ना वो एक इक्विटी फंड वाला मामला आ रहा है, अनफाल कर लिया था, चले फिर किस में, इसी सवाल के अंदर उसने एक सवाल क्या लिखा हुआ वैसे, कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। मेन क्या फाइंड करना है? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। चले हम दोनों फाइंड करके दे देते हैं, चले एसेट की कॉस्ट भी फाइंड कर लेते हैं और साथ ये भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है जनाब 1123 TL commence कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फैक्ट्री, ब्रेक डाउन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो ये चीज हमने देखनी है और ये चीज देखनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 1123 को, डेट ऑफ पेमेंट 1 Feb, और कोई पेमेंट नहीं है तो एक दूसरी डेट ये है। उसके बाद these payments were financed through the following source, 1123 17%। अच्छा, लोगों ने ना जब 2-3 लोन इकट्ठे थे ना, उन्होंने इसका ना कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड कर दिया जनरल बोरिंग समझ के। तो ये जनरल बोरिंग इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो सीधा सीधा स्पेसिफिक था। स्पेसिफिक लोन जितने भी होंगे उनका अपना इंटरेस्ट आएगा, कैपिटलाइजेशन डेट आएगी और आगे टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि सरप्लस फंड सबका वो 10% के हिसाब से लेता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है, सॉरी सस्पेंड कब रही है,
1 जुलाई को, लेकिन टेक्निकल काम जारी रहे हैं, इसका मतलब ये नॉर्मल सस्पेंशन है, तो ये सस्पेंशन नहीं है। नॉर्मल काम को तो हम कोई चीज समझते ही नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देना। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है? 30 नवंबर को। कहता है कि जनाब आपने बोरोइंग कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम बोरोइंग कॉस्ट ही फाइंड करते हैं। चलिए जी, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, TL borrowing cost to be capitalized for the year ended। ईयर एंड क्या है आपका? ईयर बताया ही नहीं हुआ, 31 दिसंबर ही कर लें, 31 दिसंबर। सबसे पहले है ये स्पेसिफिक, तो हेडिंग देने की भी वैसे जरूरत नहीं थी। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। क्या कोई अरेंजमेंट फी है क्वेश्चन के अंदर? कोई अरेंजमेंट फी नहीं है, तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट हमेशा बोरोइंग का आता होता है, इक्विटी फंड का इंटरेस्ट हमेशा बोरोइंग का आता है, इक्विटी फंड का नहीं आता जी। तो ये आपके पास पड़ा हुआ है 17%, 250 मिलियन। रुपीज एंड थाउजेंड कर लेते हैं, 250,000 मल्टीप्लाइड बाय 17%, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन की डेट 1 फेब को पूरी हो रही है। कैपिटलाइजेशन की डेट 1 फेब को पूरी हो रही है, ठीक है। अब 1 फेब से लेकर ईयर एसेट के कंप्लीट होने तक और दरमियान में सस्पेंशन भी नहीं है। तो 1 फेब से दूसरा महीना है, दूसरे महीने से लेकर 30 नवंबर तक कितना टाइम बन गया? 10 महीने। एक और भी लोन है जो 1 अगस्त को लिया आप 19% के हिसाब से। अमाउंट कितनी है ये? 340, 340,000 मल्टीप्लाइड बाय 19%, मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बनता है? 1 अगस्त से लेकर 8, 9, 10, 11, 4 महीने, 4/12। हाँ जी, पहले का आंसर बताएं। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 17%, मल्टीप्लाइड बाय 10/12। 35417। दूसरे का 215, बस इंटरेस्ट आ गया। लेस का देते हैं टेम्परेरी कॉस्ट ऊपर 21533 लेस टेम्परेरी इनकम। टेम्परेरी इनकम कितनी बनती है? टेम्परेरी इनकम कितनी बनती है? हाँ जी, उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लेकर आते हैं कि जनाब यहां पर ही वैसे किया जा सकता है। आपके पास टोटल पैसे कितने थे? यकम जनवरी तो लेने ही नहीं ना, 1 फेब लेना है। 2023 है। आपने टोटल कितने पैसे लिए थे? 250,000। 250,000 हमने लिया था और उसी दिन पैसे कितने वापस कर दिए थे? हमारे जेब में कितना पैसा रह गया था? 50,000। 10% के हिसाब से कब तक? नेक्स्ट पेमेंट की डेट क्या है? 1/4/23, क्योंकि सस्पेंशन तो है नहीं। 10% मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कितना आ गया? 833.33। उसके बाद 1/4/23 को एक तो हमारे पास पैसे भी आ गए गवर्नमेंट से, इक्विटी फंड से,
300 वो आया, 50 हमारा पड़ा हुआ था। 300 हमारे पास इक्विटी फंड से आया और 50 हमारा स्पेसिफिक बोरोइंग पड़ी हुई थी। हमने अगली पेमेंट कितनी की? 350 की। इसका मतलब है 50 ये भी खत्म हो गया और जो बाकी का 300 है वो जनरल बोरिंग से पे नहीं किया। कहां से पे किया है? इक्विटी फंड से पे किया है। और इक्विटी के ऊपर जनरल बोरिंग आती ही नहीं है, किसी भी किस्म की बोरिंग नहीं आती। इसका मतलब है जो आपका 350 है वो 300 से पे हो 3 लाख, आप टोटल 3,50,000 आ गया ना। 3 लाख आपका पे हो गया इक्विटी फंड से और 50,000 आपका पड़ा हुआ था स्पेसिफिक फंड। अब अगली बोरिंग आपने कब ली? 1 अगस्त को। सारी शराइत पहले पूरी हो चुकी हैं। क्या 1 अगस्त को कोई पेमेंट भी की? तो फिर जितना लोन आपका लिया स्पेसिफिक है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट इनकम आना शुरू हो। बताएं, 340 आपके पास आया, 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। अगली पेमेंट कब कर रहे हैं? 1 सितंबर को 1923 मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम? 1/12। 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। 2833.33 यही है। 2833. एक महीने का लेना, 1/12 भी करना है। 1923 से लेकर कब तक? 30 नवंबर। कितना पैसा पे किया? 180,000 माइनस कर दिया। आपकी जेब में कितना रह गया? 160,000। 10% मल्टीप्लाइड बाय टाइम 9, 10, 11 3 महीने 3/12 पूरा। इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट इनकम आ सकती है लेकिन हमारा 30 नवंबर खत्म होता है। ये आपकी बन गई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। इसको प्लस कर लो, आपका सवाल पूरा हो। अब कॉस्ट की बात करते हैं। ये टोटल हो गया 766 माइनस कर दें। ऊपर वाले दोनों को प्लस करना है, ये माइनस करना है। 49,283 हफीफ। इसके अंदर जो कॉस्ट इनकम है प्लस कर दो। और कॉस्ट इनकम कौन सी है? ये 890। ये देखिए ये सारा उसके अंदर प्लस कर दें, आपके पास एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। वो इसके 890 पेमेंट की है ना, तो इक्विटी की कॉस्ट इनकम तो उसके अंदर ही आ गई ना। सॉरी, वो तो सेविंग अकाउंट में रखेंगे, उसकी जो इनकम आएगी वो अदर इनकम में जाएगी। अदर इनकम में जाएगी, बाकी इधर नहीं आएगी, इधर सिर्फ लोन की आती। अब मैं जरा लास्ट कॉन्सेप्ट 2 रह गया इसके, ये जो इसका एक्सट्रैक्ट वाला सवाल है इसके बाद करते हैं क्योंकि वो अलग से एक दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट वाले सवाल पहले इसको खत्म कर लें। एक इसका कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं, दोनों ये भी करवा देता हूं। अच्छा, इस सवाल के जो गिवन क्वेश्चन है, डिस्क्लोजर्स लिख लें, नोट्स या डिस्क्लोजर ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। डिस्क्लोजर या नोट्स ऑन पहला डिस्क्लोजर है वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट यूज्ड। जो आपने कैपिटलाइजेशन रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना जुमान इसके लिए फ्लिप ऊपर कर दो।
बस अब ठीक है। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट यूज। नंबर 2, borrowing cost to be capitalized. borrowing cost to be capitalized, ये दो बातें डिस्क्लोज करनी है। स्पेसिफिक बोरोइंग का अपना रेट होता है, जर्नल बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करके बताना है। और बोरोइंग कॉस्ट जो की है वो, अगर वो कहते हैं ना नोट्स लिखें, पिछले सवाल के मैं आपको नोट्स लिखाता हूं, पिछले सवाल के SIL वाले, SIL वाले के नोट्स लिखेंगे, नोट्स ऑन बोरोइंग कॉस्ट, या आप लिखेंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बल्कि यही लिख ले पूरा फॉर्मेट के साथ, SIL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर। सबसे पहले आपने लिखना है कैपिटलाइजेशन रेट, पहली हेडिंग देनी है कैपिटलाइजेशन रेट। स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए क्या रेट, कौन सा था स्पेसिफिक बोरोइंग का रेट SIL वाले सवाल में? SIL वाले सवाल में क्या था रेट? 12%। और जनरल बोरोइंग का क्या था? और बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, हाँ जी, कितनी अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की थी हमने? वो नेट करके जो बचती है टोटल नेट, 3823 मिलियन था या 1000 था, जो भी था, 3823,000 में ये नोट्स था। हर सवाल के अंदर IS-23 के जो नोट्स है ना, IS-23 के, या तो उसका रेट बताना है आपने, या उसकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन बतानी है। ये कल मैं बताने लगा था, जो आप लोगों ने कहा था कल बता। हर सवाल के अंदर क्या देखना है, उनके रेट और बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज किया। लास्ट कॉन्सेप्ट, क्या अल्लाह लो, कभी मेरी आवाज पर भी फोकस कर लिया करो। क्या लिखना होता है? रेट जो इस्तेमाल किए हैं आपने सवाल के अंदर, स्पेसिफिक के तो अपने रेट होंगे, जर्नल का वेटेड एवरेज होगा, और जो आपने वर्किंग करके कैपिटलाइजेशन कॉस्ट फाइंड करी, जो कैपिटलाइज करनी है वो बतानी होती है। यही नोट्स हैं इसके 23 के। हाँ, यहाँ पर जब लिखना है बोरोइंग कॉस्ट, हेडिंग में लिखना होता है बोरोइंग कॉस्ट, ये बोरोइंग कॉस्ट के नोट्स। हर स्टैंडर्ड के अपने नोट्स होते हैं, हर स्टैंडर्ड के। इसमें नहीं, अब उसने नहीं कहा कि डिस्क्लोज करो, उसने कहा कि जिसको उसने डिस्क्लोज करने के लिए कहा है ना, हमने वो डिस्क्लोज कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए, हम इस पर नहीं देखेंगे 23 ने क्या कहा है, हम बस उसको देख, तसल्ली नहीं हो रही ना, तो ये देख लें। An entity shall disclose the amount of borrowing cost capitalized during the period, capitalization rate used to determine the borrowing cost eligible for capitalization। बस ये दो नोट से स्टैंडर्ड ने बताया। अगर तीसरी लाइन के अंदर वो कहता तो वो भी, आपने खुद से कोई नया नोट नहीं लिख कर आना, जो IS-23 के हैं वो उसने काफी।
हाँ नहीं, मैंने कहा जो स्टैंडर्ड ने कहा है हम सिर्फ वो बातें बताएं जी। आखिरी बात IS-23 की प्रोग्रेस बिल के बारे में सुन ले जरा। प्रोग्रेस बिल, ये शायद पेपर में 4-5 नंबर का आपको कभी आ जाए। प्रोग्रेस बिल, क्या बताऊं, तो दोनों बताएंगे, 17% भी 19% भी, क्योंकि वो दोनों कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड नहीं बताएंगे क्योंकि वो इक्विटी फंड है, और जो अमाउंट आएगी है वो बता दें। प्रोग्रेस बिल के बारे में सब अच्छा होता ये है, मोस्टली मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं ये कहां कहां इस्तेमाल होता है। देखें, सपोज दैट आप एक फ्रॉडी इंसान हो, मतलब प्रॉपर्टी डीलर हो, माजरत अगर कोई है तो। अब प्रॉपर्टी डीलर आप ना, बल्कि बिल्डर हो, बॉडी बिल्डर नहीं, प्रॉपर्टी बिल्डर। आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं। हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए ये करते क्या है भला कि सबसे पहले जाकर एक जमीन देखते हैं, और जमीन देखकर उन लोगों से जाकर बातचीत करते हैं कि यार ये जमीन आप हमें बेच दो, बयाना शियाना करवा देते हैं, टोकन मनी जमा करवा देते हैं। सपोज दैट यहां पर वो एक जमीन है कोई 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ या 200 एकड़, और वो कहते हैं कि जनाब हमने जमीन का बेड़ा गर्क करना है, मतलब फसलें फसलें खत्म, इनके ऊपर बस हाउसिंग सोसाइटी बनानी। पैसे उसके पास होते नहीं है, लेकिन वो बयाना करवा देता है, 10 लाख दे दे, 1 करोड़ दे दे, 50 लाख दे दे 200 एकड़ जमीन का। और फिर वो क्या करता है, इसकी अनाउंसमेंट कर देता है कि एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, यहां बनेगी, ये एरिया होगा, सिर्फ एरिया बता देता है। और इसकी जनाब जिसने भी यहां पर प्लॉट खरीदना है ना, वो अपनी अपनी फाइल्स खरीदना शुरू करते हैं। वो फाइल्स की एक कीमत रखता है। अब लोग फाइल खरीदना शुरू कर देते हैं। अब फाइल जब खरीदते हैं तो जो अच्छे नाम होते हैं सोसाइटीज के, वो तो जितने यहाँ प्लॉट बनने होते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा फाइल्स बिक जाती हैं। जैसे कि डीएचए के जब भी ये प्लॉटिंग हुई है, जब भी हुई है, उनके पास तो पता नहीं कितने ही पैसे ऐसे फजूल के आ जाते हैं। अब डीएचए वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं पहले फाइल भी नहीं, पहले कहते हैं अप्लाई करो कि किसको फाइल देनी है। टोकन मनी एक होती है नॉन रिफंडेबल, वो ऑलमोस्ट 5,000 होती है। अब वो कहते हैं कि अप्लाई करो। अब ये नॉन रिफंडेबल है, तकरीबन कोई 10-15 लाख बंदा अप्लाई कर देता है। अगर 10 लाख बंदा भी अप्लाई करे ना, 10 लाख बंदा, तो इसके साथ आप ये जीरो लगा लो, ये इतने पैसे उन्हें मुफ्त के आ जाते हैं। मतलब ये लोगों ने अप्लाई किया है भाई, एक बंदे ने 5,000 दिया है, अप्लाई किया। अब होना क्या है, इसकी फिर वो कहेंगे अच्छा 10 लाख बंदे ने अप्लाई किया है, हमारे पास प्लाट है कुछ सपोज दैट 10,000। अब वो बस करो, बात में ये हमारे नहीं है पैसे, ये उनके ही हैं जो डीएचए बनाते हैं। हाँ तो इसलिए तो लोग सारे लोगों ने छोड़, पूरे पाकिस्तान को तो हाउसिंग सोसाइटी बना दिया लोगों ने। आपने नजर नहीं आता कि सारी के ऊपर जिस एग्रीकल्चर जमीन थी, सबके ऊपर अब वो ऐसे ही उन्होंने चार दीवारी करवा कर काम शुरू किया हुआ। अब उसके बाद ये अगला इनका टारगेट क्या होता है, अगला टारगेट होता है 10,000 लोगों का नाम वो पर्चियां डालते हैं, उनमें से 10,000 लोगों का नाम निकलता है, बाकियों की फाइल रिजेक्ट हो गई। अब वो जो 10,000 बंदे हैं उनको कहेंगे भाई अब आप हकदार हो, अब आप फाइल खरीद सकते हो। अब फाइल की कीमत होगी, ये 10,000 बंदा अपनी अपनी फाइलें खरीदेगा, फिर वो उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी,
वो इंस्टॉलमेंट बनेगी कि हर महीने आपने इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है। अब वो जो पैसा इनको इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा वो मालिक को भी देंगे, कंस्ट्रक्टर को भी देंगे जो वो काम करवाएंगे उसके ऊपर, उनको भी देंगे कि यार आप काम शुरू करो, और साथ वो कोई मसला ना हो जाए बैंक के पास भी चले जाएंगे कि हम एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, अब हमारा लेन देन तो चलता रहेगा उधर, कभी हो सकता है कि हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू है, किस्तें अभी इकट्ठी नहीं हुई, तो आप ना हमें लोन दे दिया करो, जब हमारी किस्तें आएंगी वापस ले लिया करो। तो ये चलता है प्रोग्रेस बिल कि बैंक कहता है चलो ठीक है, आपने ये ना हो कि उधार मुझसे लो और नकद किसी और अकाउंट में जमा करवाओ, फिर अब इसी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे और इसी से खर्च होंगे। ये हो गया रनिंग बैलेंस। अब होगा क्या, जैसे अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा वो हमें इंटरेस्ट दे रहा होगा, अगर हमारा बैलेंस नेगेटिव जाएगा वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, हमारी पेमेंट्स भी हो रही होंगी साथ साथ, और हमारा कभी ओवरड्राफ्ट चल रहा होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह से चल रहा होगा। ठीक होगी बात। तो ये चीज होती है, इसको कहते हैं प्रोग्रेस बिल। अब इसके अंदर चाहे रनिंग फाइनेंस है चाहे स्पेसिफिक है, कैलकुलेशन एक जैसी होती है ऑलमोस्ट प्रोग्रेस बिल के सूरत। इसका एक सवाल आप देखें कि सपोज दैट, अज्यूम करते हैं ये होता स्पेसिफिक ही है मोस्टली, हमने 10,000 रुपया बैंक से ले लिया शुरू में, तो थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा ना, कुछ दिनों के बाद ना वो हमने टोकन जब पैसे नहीं 5,000 के हिसाब से या फाइलें बेची तो हमारे पास 6,000 आ गया, हम कहेंगे कि जी 6,000 माइनस का, तो अब 4,000 के ऊपर इंटरेस्ट लेना, पहले वो 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा था, अब 6,000 वापस पे हो गया, अब किसके ऊपर लेगा 4,000। फिर अगर हमने खर्च किया, सपोज दैट बैंक से 3,000 ले लिया, हमारा कितना हो गया हमारे ऊपर कर्ज 7,000। मतलब अगर हम कर्ज लेंगे तो इंटरेस्ट आएगा और कर्ज वापस करेंगे तो इंटरेस्ट कम होता जाएगा, और अगर नेगेटिव में चला जाएगा मतलब हमारा पैसा उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम आए। मिसाल के तौर पर अगले साल किस्तों से पैसे 8,000 आ गए, 1,000 हमारा बैलेंस आ गया, इसका इंटरेस्ट जो होगा वो इनकम बन जाएगी। तो ये प्रोग्रेस बिल होता है कि मतलब वही प्लस माइनस करते जाना है, अगर कर्ज पड़ा हुआ है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आता जाएगा, और अगर इनकम आ गई तो इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। इसका एक सवाल देखते हैं, और पेपर में इस सवाल को वो डिफरेंट तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकता है। यहां पर तो बड़ा छोटा सा सवाल है, झील लिमिटेड इज बिल्डिंग अ डैम फॉर फेडरल गवर्नमेंट। झील लिमिटेड ने फेडरल गवर्नमेंट के लिए डैम बना रहा है, द प्रोजेक्ट विल टेक 10 साल टू कंप्लीट। On Feb 1, 2011, ZL used 100 million from pool of general loan with capitalization rate 12% for the expenditure incurred on the same date for the subcontractor who start work immediately. काम भी शुरू हो गया, लोन भी ले लिया, 100 मिलियन का, रेट कितना है, कहता है ऑन जुलाई 1, 2011 फेडरल गवर्नमेंट फर्स्ट प्रोग्रेस पेमेंट 30 मिलियन, 100 मिलियन ले लिया था, 30 मिलियन वापस पे हो गया। तो जब तक 100 मिलियन रहा इंटरेस्ट किस पे देते रहेंगे 100 मिलियन पे, जैसे 30 मिलियन पे हो गया माइनस कर देंगे, अब इंटरेस्ट किसके ऊपर आएगा 70 मिलियन पे। As ZL had offered employment opportunity to local area, considering this fact, provincial government has given 10 million grant। लो 10 मिलियन और भी आ गया, सारे पैसे जमा किस में करवाने, सेम अकाउंट, पैसे आएंगे तो उधर और खर्च भी होंगे तो उधर। अब इस 10 मिलियन से हमारा पैसे इंटरेस्ट और कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे आए। कहते थे अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये सवाल तो इधर ही शुरू होते खत्म हो जाता है। 1/1/2/11 को 100 मिलियन कर्ज लिया था आपने 12% के हिसाब से, और किस दिन तक 12% 100 मिलियन के ऊपर अप्लाई होगा, हाँ यकम जुलाई तक कितना टाइम बनता है 5 महीने, मल्टीप्लाई बाय 5/12, इंटरेस्ट कितना आ गया, कितना 5। फिर आ गया 1/7/11 को आपने 30 मिलियन पे कर दिया, बाकी कितना बच गया, मल्टीप्लाई बाय 12%। अब इसमें फर्क देखा, इसमें सेम रेट दोनों पर अप्लाई होगा, प्लस माइनस सब पर सेम रेट अप्लाई होगा। 70 मिलियन, ये 70 मिलियन कब तक जाएगा 4 महीने, 31 अक्टूबर तक, 4 महीने बनते हैं 4/12।
प्लस ये इंटरेस्ट बना है, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये भी इंटरेस्ट है। कोई अभी 30 मिलियन दिया है वापस, पूरे 100 मिलियन ही वापस कर दिया, 10 मिलियन और वापस कर दिया 31 अक्टूबर को, 60 बच गया। 12% मल्टीप्लाई बाय 2 बाय साल खत्म। फिर अगले साल भी 60 मिलियन से काम जारी हो जाएगा, अगले साल 60 मिलियन से काम। हाँ, अगर प्रोग्रेस पेमेंट अगले साल 80 मिलियन हो जाती है, 60 हमारा लोन पड़ा हुआ था, 80 मिलियन पेमेंट हो गई, इनकम। ये कितना आ गया? ये तो हमारा आंसर आ गया आपका 5, 2.8, 1.2, ये आपकी इनकम आ गई। लेकिन मैं आपको ना एक ओवरऑल बताता हूं पूरा हिसाब किताब। 1125 को लोन लिया हमने 200 का, रेट था 10%, टाइम था जी 3/12, ये एक अमाउंट आ जाएगी। फिर अगली पेमेंट वापस की है हमने पैसे 1 मार्च को, 150 वापस कर दिया। ये मैं खुद समझा रहा हूं, ये सवाल नहीं है कोई। 10% 2/12 कर लेते हैं, एक अमाउंट आ जाएगी। 1725 को फिर एक पेमेंट की, डेट में अपनी मर्जी, फर्स्ट में आएगा, 70 मिलियन की, कितना आ गया? 20 नेगेटिव। अब ये चीज मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय अगला टाइम, और ये अमाउंट माइनस। इसी तरह से ये चलेगा और नेट अमाउंट आ जाएगा। ये है प्रोग्रेस पेमेंट्स या रनिंग पेमेंट या प्रोग्रेस पेमेंट, ये तरीका है। अब आगे फर्दर में एक और डेट भी ले लेते हैं। फिर हमने पेमेंट की, ये तो पैसे वापस रीपे कर रहे थे ना, अब हमने कॉन्ट्रैक्टर को यहां से पैसे पे किए 60 मिलियन के, कितना आंसर आ जाएगा? 10%। अब ये फिर एक्सपेंस आ जाएगा, मतलब बिल नेगेटिव है तो इनकम, पॉजिटिव रहेगा तो एक्सपेंस। ये प्रोग्रेस बिल होता है। ये आपका बोरोइंग कॉस्ट खत्म हो गया। इसमें अब एक क्वेश्चन है इसका एक्सट्रैक्ट का, वो आज हमारा टारगेट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा IS 40 समझा दूं, क्योंकि अब हम फाइनल सवाल शुरू करने लगे हैं। एक सिर्फ चीज समझानी है IS 40 की, बाकी चीजें आपने लेक्चर से कवर करनी है।